हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो टिश्यू कल्चर वीडियो सीरीज़ में अब आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है साइटो डिफरेंशिएशन एंड वेस्कुलर डेवलपमेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर। साइटो डिफरेंशिएशन मतलब सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन क्या है? सेल डिफरेंशिएशन जब कोई भी लेस स्पेशलाइज्ड सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल स्पेशलाइज्ड सेल में चेंज होता है, डेवलप होता है, तो उसे हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं या फिर साइटो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये बेसिक इवेंट है प्लांट डेवलपमेंट का। इसी के थ्रू नॉर्मल प्लांट डेवलपमेंट होती है और टिश्यू कल्चर में भी हम सेम चीज़ देखते हैं। टिश्यू कल्चर में हम सेल डिफरेंशिएशन को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली हम करते हैं वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन। मतलब जाइलम और फ्लोएम का जो डेवलपमेंट है उसे हम देखते हैं सेल डिफरेंशिएशन के जो चेक पॉइंट है उनको देखने के लिए। मतलब क्या क्या होता है, किस स्टेज से कौन कौन सी स्टेजेस आती है सेल डिफरेंशिएशन में, वो सब कुछ चेक करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए हम वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन को स्टडी करते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मान लो कि जो जाइलम सेल्स है, हमारे जो जाइलम टिश्यूज़ है वो डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स है मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्योंकि ये डेड है इसलिए जो सेल डिफरेंशिएशन होती है वो एक तरफा चलती है, मतलब वन साइडेड रहती है। वो जब एक बार सेल्स डिफरेंशिएट हो गए और जिन्होंने जाइलम सेल्स बना दिए, अब वो वापस से डी डिफरेंशिएट नहीं होते। तो इसीलिए जो सेल डिफरेंशिएशन है उसको स्टडी करना थोड़ा ईजी हो जाता है जाइलम सेल्स में। इसमें मोस्टली कैलस कल्चर को यूज़ करते हैं और कैलस कल्चर में जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो रहते हैं कैलस कल्चर में, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेनकाइमेटस होते हैं। फिर जाके वो डिफरेंशिएट होते हैं आगे जाइलम और फ्लोएम में। और मोस्टली कैलस कल्चर ही मॉडल है जो इसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। और साइटो डिफरेंशिएशन मैंने अभी बात की, डेफिनेशन क्या है इसकी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, ये तो डेफिनेशन हो गई। इन विट्रो में हम जो फोकस करते हैं वो हम वेस्कुलर एलिमेंट पे फोकस करते हैं, या सीव एलिमेंट। जो वेस्कुलर एलिमेंट मतलब जाइलम और सीव एलिमेंट मतलब फ्लोएम, इनके ऊपर ही स्टडी करते हैं। और जो स्टेप्स है वेस्कुलर सेल डिफरेंशिएशन के, वो 3 डिफरेंट स्टेप्स है मोस्टली। पहला है कॉम्पिटेंसी। पहले जो सेल्स है वो एक पोटेंशियल रिक्वायर करते हैं डिफरेंशिएशन की। मतलब पहले तो अनडिफरेंशिएटेड है, उनके अंदर कुछ सिग्नल्स आते हैं और उससे वो फिर कॉम्पिटेंट बनते हैं। क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कुछ सिग्नल चाहिए ना, वो तभी डेवलप होगा। या तो लीफ टिश्यू में डेवलप होगा, लीफ स्पेसिफिक सेल्स में डेवलप होगा जिसमें कि क्लोरोफिल आएगा, या फिर रूट में डेवलप होगा। तो किस में डेवलप होगा तो वो डिपेंड करता है कि उसे किस तरह का सिग्नल मिलता है। और सिग्नल मिलने के बाद वो कॉम्पिटेंट होते हैं उस पर्टिकुलर सेल्स के लिए, वो डिटर्मिनेट होते हैं उस सेल्स के लिए। डिटर्मिनेंसी आती है उसमें कि अब वो उस पर्टिकुलर टाइप का सेल बनेगा। तो पहले तो कॉम्पिटेंसी चाहिए और फिर है इंडक्शन। उसके बाद है कि उसको किस तरह का हार्मोन्स मिलते हैं, किस तरह का उसको न्यूट्रिएंट मीडिया मिलता है, वो स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर टिश्यू डेवलपमेंट के लिए। फिर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अब उनमें क्या बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे जिससे कि वो उस सेल्स में डेवलप होंगे। और जब जाइलम टिश्यूज़ की डेवलपमेंट होती है तो उन्हें जाइलम को हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। उसमें कुछ बायोकेमिकल्स उसके जो फीचर्स है वो, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन होती है उसमें, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है पूरी तरह से। तो वो विजिबली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आराम से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से। और फाइनली उसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिससे कि उसका न्यूक्लियस जो है और मोस्टली जो सेलुलर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, और उसके बाद फर्दर उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। वैसे ही जो सीव एलिमेंट्स है उसमें भी सिमिलर वैसा ही होता है। जो पैरेनकाइमा सेल्स है वो जब जाइलम सेल्स में डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर जाइलम सेल्स बनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलोजेनेसिस। और जाइलोजेनेसिस को स्टडी इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें क्लियर मॉर्फोलॉजी हम देख सकते हैं। वो मैंने अभी भी बात की
कि हम क्लियर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर देख सकते हैं, क्योंकि जो सेल्स है वो फर्दर इलोंगेट हो जाएंगे, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलपमेंट हो जाएगी साइड से, और उसमें से जो ऑर्गेनेलीज है वो बीच से वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी और वो फाइनली प्रोग्राम सेल डेथ से डेड टिश्यूज़ बन जाएंगे फाइनली। तो इसीलिए जो है वो क्लियर मॉर्फोलॉजिकल एक तरह से मार्कर्स है उसमें, इसलिए उसको स्टडी करना ईजी है। और किसी भी सेल या टिश्यू कल्चर में उसको इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब क्यूज़ देके, एक्सटर्नल क्यूज़ देके, हार्मोन्स और डिफरेंट न्यूट्रन मीडिया में उसको इंड्यूस किया जा सकता है। और बायोकेमिकल मार्कर्स तो है, सेल वॉल जो डेवलपमेंट होती है उसमें पॉलीसेकेराइड्स डिपोजिशन होती है, लिग्निन डिपोजिशन होती है उनकी सेल वॉल्स में, और अल्टीमेटली लॉस ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, इरिवर्सिबल डिफरेंशिएशन, मतलब अब ये वापस डी डिफरेंशिएटेड नहीं हो सकते। और मोस्टली जो सुटेबल कल्चर हम यूज़ करते हैं वो तो हम कैलस कल्चर यूज़ करते हैं। कैलस कल्चर का एक लिमिटेशन ये भी है कि कई बार उसमें ऑलरेडी कुछ जो सेल्स है वो वेस्कुलर सेल्स में डेवलप होने लग जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में होमोजीनियस कल्चर चाहिए, पूरे ही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स चाहिए, ताकि हम प्रॉपर हर एक चेक पॉइंट को स्टडी कर सके। लेकिन कई बार उसमें पहले से ही कुछ ट्रैकेरी एलिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये इसकी एक थोड़ी लिमिटेशन भी है। और सस्पेंशन कल्चर में ये लिमिटेशन जो है वो दूर हो जाती है, क्योंकि एक सेल कल्चर में यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि वो होमोजीनियस ही है, और हर एक सेल को प्रॉपर एक होमोजीनियस एक्सपोजर मिलता है मीडियम का, जो सस्पेंशन कल्चर है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर को वैसे कम यूज़ किया जाता है, इसके लिए ये दो कल्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस स्टडी के लिए। अब है कुछ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जैसे हार्मोन्स क्या क्या चाहिए। ऑक्सीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हार्मोन है जो ट्रिगर करता है साइटो डिफरेंशिएशन। फिर साइटोकाइनिन्स है, साइटोकाइनिन भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ में काम करता है, ये ट्रिगर करता है और ये इसके साथ में हेल्प करता है साइटो डिफरेंशिएशन की। और साइटोकाइनिन और ऑक्सीन की रेशो से ही जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। मतलब ऑक्सीन की रेशो, अगर ऑक्सीन की कम होगी रेशो तो जाइलम डेवलप होगा, और ऑक्सीन की अगर ज़्यादा रेशो हो जाएगी तो फ्लोएम डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से इनकी रेशो बैलेंस की जाती है। और शुगर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। शुगर की कंसंट्रेशन भी से भी ये इन्फ्लुएंस होता है कि जाइलम डेवलप होगा या फ्लोएम डेवलप होगा। ये देखिए सुक्रोज की क्या इन्वॉल्वमेंट है। अगर 1% सुक्रोज है तो थोड़ा लिटिल जाइलम डेवलप होता है, 2% सुक्रोज है तो जाइलम ज़्यादा डेवलप होता है, और लिटिल टू नो फ्लोएम है, 2.5 to 3.5 है तो जाइलम और फ्लोएम दोनों डेवलप हो जाते हैं। और 4% अगर आपने शुगर दे दिया तो जाइलम डेवलप नहीं होता, फिर सिर्फ फ्लोएम डेवलप हो जाता है। तो शुगर की कंसंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था, जो बाहर से एक्सटर्नल क्यूज़ होते हैं, आप कौन सा हार्मोन दे रहे हो, क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि सेलुलर जो डिफरेंशिएशन होगी वो कैसी होगी, कौन सा टिश्यू डेवलप होगा। कुछ डिफरेंट फैक्टर्स जैसे नाइट्रोजन लेवल क्या है, और फिजिकल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर किस तरह का, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है साइटो डिफरेंशिएशन। और साइटो डिफरेंशिएशन में अल्टीमेटली होता क्या है, दो तरह के साइकिल होते हैं, एक क्वांटल और एक प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव साइकिल्स में क्या होता है कि एक सेल है, उसी से ही माइटोसिस होगा और सिमिलर जैसे सेल्स डेवलप हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है सिमिलर मदर सेल टाइप की, सेम टाइप के सेल्स डेवलप होंगे। लेकिन जो क्वांटल सेल साइकिल है उसमें क्या होता है कि जैसे एक मदर सेल है, उससे अब जो सेल्स दूसरा बनेगा वो मान लो डिफरेंशिएटेड सेल्स हो जाएगा, वो इसकी फेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर उसको कुछ मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, हार्मोन्स मिले, इससे इसकी फेट चेंज हो गई, तो अब ये दूसरे टाइप के सेल्स बनाने लग जाएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्वांटल सेल साइकिल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोलिफरेटिव सेल साइकिल क्या है और क्वांटल सेल साइकिल क्या है। और क्वांटल सेल साइकिल है जो फेवर करता है डिफरेंशिएशन को। अब कुछ मॉलिक्यूलर और जेनेटिक रेगुलेशन है इनका, कि कौन से जीन्स होते हैं जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब जैसे मान लो ये सेल साइकिल चल रहे हैं, क्वांटल है, प्रोलिफरेटिव है, ये सारा भी डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है कि किस तरह की जीन्स एक्टिवेट होते हैं और किस स्टेज पे होते हैं। जो जीन एक्टिवेट होगा वो उस सेल की वैसे ही फेट चेंज हो जाएगी, या तो वो माइटोसिस करके वो सिमिलर बन जाएगा या फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और किस सेल में डिफ्रेंशिएट होना है वो सारा चीज़ें जो डिपेंड करती है वो करती है हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक रेगुलेशन पे। जैसे कि VND6 और VND7 है, ये रिस्पॉन्सिबल है जाइलम के लिए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये जाइलम डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टिश्यू लेवल पे डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है TED2, TED3 और TED4। फिर हार्मोनल सिग्नल, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। ऑक्सीजन आएगा तो ये डिफरेंट तरह की कौन सी जीन्स एक्टिवेट होगी, फिर उसके बेस पे ही फर्दर सेल डिवीजन किस टाइप की होगी वो डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि किस तरह के जीन्स और किस तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं एक्सटर्नल क्यूज़ के रिस्पॉन्स के बेस पर। एक बार फिर से अब ओवरव्यू देखते हैं, इसका पूरा एक तरह से फ्रेमवर्क देखते हैं। स्टेप वाइज ये होता है कि जैसे मान लो पहले अनडिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स थे, आपने मीडियम में उसको डाला और उस मीडियम में आपने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कुछ दी। उस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से क्या हुआ, उसने पोलैरिटी एस्टेब्लिश की और ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन ने दोनों ने क्या किया, अब प्रोकैम्बियल आइडेंटिटी दे दी। ये था एक्सटर्नल क्यू, उससे क्या हुआ, आइडेंटिटी मिल गई। अब क्या हुआ, डिटर्मिनेट हो गए सेल्स, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी आ गई और कॉम्पिटेंसी के बाद सेल डिटर्मिनेट हो गए किस चीज़ के लिए, अब वो वैस्कुलर टिश्यूज़ के लिए डिटर्मिनेंसी आ गई उनके अंदर। अब क्या होता है, अब आपने जैसे इसमें हार्मोन्स दिया है और न्यूट्रिएंट डाला है, उस बेस पर अब फर्दर ये डिवाइड करके बनाएंगे उस तरह का टिश्यू। जैसे कि सेल्स गेन द इंट्रिंसिक पोटेंशियल फॉर वैस्कुलर फेट, हार्मोनल बैलेंस एट दिस स्टेज डिक्टेट्स द जाइलम वर्सेस फ्लोएम। मैंने बताया था ऑक्सीजन की अगर रेशो कम होगी तो जाइलम बनेगा, और अगर ऑक्सीजन की रेशो ज़्यादा होगी तो फिर फ्लोएम बन जाएगा। वैसे ही इसके साथ साथ ही सुक्रोज का भी रोल बताया था मैंने इसमें कि सुक्रोज की रेशो जब कम होती है 2.5 के अराउंड होती है, परसेंटेज के अराउंड होती है, तो जाइलम अच्छे से बनता है, और अगर 4% हो गई तो वो फ्लोएम बना देगा। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इन क्यूज़ से क्या होता है, इन क्यूज़ से कुछ जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़े VND6 और D7, ये जाइलम के लिए, जाइलम को डिफ्रेंशिएट करवाने के काम आते हैं। और TED, ये जीन्स भी जाइलम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये देखिए क्या है, जाइलम सेल फेट स्पेसिफिकेशन। अब की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नोटेबली VND6, VND7 ये एक्टिवेट हो जाते हैं और दीज मास्टर रेगुलेटर स्विच ऑन द जाइलम डिफ्रेंशिएशन प्रोग्राम। अब ये क्या करते हैं, ये जाइलम डिफ्रेंशिएशन प्रोग्राम एक्टिवेट कर देते हैं और उस एक्टिवेशन से क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। जो सेल है पहले तो वो इलोंगेट होकर जाते हैं और साथ में अंदर उसमें सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये इस तरह से ये सारा काम कौन करवाता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये एक्टिवेट करवाते हैं इस चीज़ को। और अल्टीमेटली PCD, प्रोग्राम सेल डेथ जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके अंदर का जितना भी ऑर्गेनेलीज है वो सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से पूरा हाइड्रोलाइज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और ये सेल डेड हो जाते हैं और ये पूरा टिश्यू जो है वो डेड टिश्यू हो जाता है। फिर अर्ली जाइलम डिफ्रेंशिएशन, अर्ली जाइलम डिफ्रेंशिएशन के लिए कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, टेड जीन्स इन्वॉल्व है। उसके बाद वही सेल वॉल डिपोजिशन होती है उसमें, फर्दर उसके बाद सेल वॉल डिपोजिशन होगी। सेल वॉल डिपोजिशन के बाद अल्टीमेटली प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगा। और प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है, वैक्यूल्स जो अंदर बनते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कुछ रिलीज़ करते हैं जिससे कि पूरा जो सेल के जितने भी ऑर्गेनेली है उसकी डाइजेशन हो जाती है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की भी डाइजेशन हो गई तो ना ही अब DNA बचा डिवाइड होने के लिए कुछ भी, वो पूरा का पूरा सेल डेड हो गया, तो यहीं पे ही सब कुछ स्टॉप हो जाता है। अब जब न्यूक्लियस नहीं है, DNA नहीं है, तो वो फिर डी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, वापस डी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा तो यहीं सब स्टॉप हो गया। इसीलिए जब भी हम सेल डिफ्रेंशिएशन स्टडी करते हैं तो मोस्टली वैस्कुलर डिफ्रेंशिएशन को ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि वो
एक अनऑर्गेनाइज से एक पर्टिकुलर उसका जो फेट होती है लास्ट में वो डेड टिश्यू बन जाता है, वहीं तक रहती है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होती, हर चेक पॉइंट को हम स्टडी कर सकते हैं ईजिली। तो अल्टीमेटली वो क्या बन गया, अब वो मैच्योर ट्रैकेरी एलिमेंट्स, मतलब वो जाइलम टिश्यू बन गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस सेल्यूलर डिफरेंशिएशन का कि इसमें क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं बीच में, क्या क्या स्टेप्स है इसमें बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। इसमें कुछ जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मास्टर रेगुलेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखने। जैसे ये VND6, VND7 और टेड जीन्स जो है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक सिमिलर वही डायग्राम है, पहले सेल है, इसमें एक वैक्यूल है, धीरे धीरे सेल की इलोंगेशन हो रही है। देखिए सेल की इलोंगेशन हो रही है। अब यहाँ से ये जो सेल वॉल, जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें डिपोजिशन स्टार्ट होने लगी है साइड से। ये वैक्यूल पूरा काफ़ी बढ़ गया है, इसने पूरा साइटोप्लाज्म कवर कर दिया है, पूरा एरिया इसने कवर कर दिया है। और फाइनली ये वैक्यूल क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ बस्ट हो गया और वैक्यूल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसने रिलीज़ कर दिए। यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनलीज है और न्यूक्लियस है ये सबको इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं ये एंजाइम। और अल्टीमेटली ये देखिए सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें, और पूरा ये जो सेल है वो विदाउट एनी न्यूक्लियस अब वो डेड सेल हो गया है और मैच्योर ट्रैकेरी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया है। ये बीच में कुछ जीन्स है और जैसे ऑक्सिन साइटोकाइनिन की रेशो है, ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की। ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ये सारे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, वो किस किस स्टेप पे है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जाइलम डिफरेंशिएशन होती है और सेल डिफरेंशिएशन होती है, इसी को हम साइटो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो साइटो डिफरेंशिएशन यानी सेल डिफरेंशिएशन में इतना ही। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।